नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। कल यानी 1 अप्रैल से पूरे मध्य प्रदेश में स्कूल चले हम इस अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश इस अभियान के तहत एक पूरा शिक्षा से संपन्न प्रदेश बन चुका है या बनने की ओर अग्रसर है। शिक्षा के लिए सरकार के जो प्रयास हो रहे हैं धरातल पर कितने वो सही साबित हो रहे हैं। आज भी मध्य प्रदेश में क्या सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों की तुलना में बहुत अच्छे प्रयास में हैं और बहुत अच्छी दिशा में स्थापित होने की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि विपक्ष के आरोप कुछ और ही कहते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से 4 अप्रैल 2025 तक 4 दिवसीय स्कूल चले हम अभियान आयोजित होने जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य हर बच्चे तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना और स्कूलों में 100% नामांकन को बढ़ावा देना है। प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव का आयोजन होगा, जिसमें बच्चों और अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम होंगे। राज्य में करीब 92,000 सरकारी स्कूल हैं, जहां लगभग 85 लाख बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इस अभियान के तहत इन स्कूलों में नामांकन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम पूजा प्रजापति है। मैं सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय से हूँ। मेरे 12th में 94.4% बने थे और यहाँ पे हम सभी को लैपटॉप दिया गया है। इससे हम सब बहुत खुश हैं। मुझे अभी रिसेंटली सीएम जी ने मेरे को लैपटॉप दिया है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे परसेंट 88.4 थे और मतलब मेरे को बहुत खुशी हो रही। पहले मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन सरकार एट दी एंड सरकार अपने बच्चों के बारे में ही सोचती है। तो थैंक यू सो मच फॉर सीएम जी, थैंक यू सो मच। मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश की योजना बनाई है। समृद्ध मध्य प्रदेश बजट 2025-26 में स्कूल शिक्षा के लिए 36,582 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए 106 करोड़ रुपए, ग्रामीण शालाओं के उन्नयन के लिए 100 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के लिए 100 करोड़ रुपए, सीएम राइज स्कूलों के विकास के लिए 3,068 करोड़ रुपए, 90,000 मेधावी छात्रों के लिए 224 करोड़ रुपए की लैपटॉप राशि और शिक्षा उपकर के तहत ग्रामीण शालाओं के संधारण के लिए 100 करोड़ रुपए शामिल हैं। साथ ही स्कोर कार्ड, ग्रेड शीट और मार्कशीट को आधार कार्ड से जोड़ा गया है, ताकि डिजिटल क्रांति के जरिए शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य हमेशा साक्षरता का दर बढ़ाना रहा है। बच्चों का पार्टिसिपेशन स्कूल में किस तरीके से हो, ड्रॉप आउट किस तरीके से कम जाए, उसको लेके स्कूल चलो अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल से की जा रही है। और मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश के जो अभिभावक हैं वो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल पहुँचे। आज के समय पे 85 लाख बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उस दर को बढ़ाना और 100% तक लेकर जाना, ये मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। बजट में प्रावधान अच्छा है, लेकिन इसका सही क्रियान्वयन सबसे बड़ी चुनौती है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, बुनियादी ढांचे की खामियां और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव अभी भी चिंता का विषय है। अगर इन कमियों को दूर किया जाए तभी ये निवेश सार्थक होगा। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। उसका कहना है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार की जरूरत है और प्रवेश उत्सव जैसे आयोजन केवल औपचारिकता बनकर न रह जाएं। साथ ही प्राइवेट स्कूलों में अभिभावकों पर बढ़ते बोझ को लेकर भी सवाल दागे हैं। स्कूल चलो अभियान जो है सर्व शिक्षा अभियान के तहत पिछले 15 साल से चल रहा है। इसमें भाजपा क्या नया कर रही? भाजपा को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि 30,000 स्कूल मध्य प्रदेश में बंद करके स्कूल चलो अभियान सफल होगा क्या? 30,000 शालाएँ क्यों बंद की हैं, इसका जवाब पहले सरकार दे। सब गरीब क्षेत्रों में, जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, वंचित वर्ग के लोग रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, उन क्षेत्रों में बंद कर दी। चाहते नहीं कि बच्चे पढ़ें। अभियान कितने भी चला, उससे हल क्या निकलने वाला? अभियान तो सफल तब होगा जब स्कूलें होंगी और वहाँ स्कूलों में बच्चे पहुँचेंगे। सवाल वही है, क्या स्कूल चले हम अभियान और सरकार की योजनाएं शिक्षा में क्रांति ला पाएंगी? क्या सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को समान अवसर मिल सकेंगे? और क्या समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना शिक्षा के दम पर साकार होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
विस्तृत रिपोर्ट आपने देखी और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं शिक्षा का परिवेश समृद्धि की ओर मध्य प्रदेश इस विषय पर। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी जुड़े। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता स्पर्श चौधरी जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। स्पर्श जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश व्यास जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। प्रकाश व्यास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। योगेश गुप्ता जी, हर साल ये अभियान चलाया जाता है, हर साल सरकार का दावा होता है कि अब लगातार जो प्रयास हो रहे हैं उन्हें मूर्त रूप दिया जाएगा, लेकिन कल से 2025 के इस अभियान की जब शुरुआत हो रही है, इस साल के लिए सरकार ने इस पूरे एकेडमिक सेशन के लिए क्या कुछ लक्ष्य निर्धारित किया है? देखिए अमित जी, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार हमेशा से नौनिहालों को लेकर, हमेशा से उनके उज्जवल भविष्य को लेकर जी पूरी गंभीरता के साथ न केवल काम कर रही है, बल्कि उनके आगे बढ़ने के निज नए प्रयोगों के माध्यम से उनका भविष्य कैसे उज्जवल हो उसके लिए प्रयासरत रही है। और निश्चित रूप से जैसा कि आपकी रिपोर्टिंग में बताया कि 36,582 करोड़ रुपए का बजट 2025-26 का, ये एक बड़े एजुकेशन के सेक्टर में मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा ऐतिहासिक बजट शिक्षा के लिए रखा। कहने का तात्पर्य यह है कि न केवल बजट का प्रावधान किया गया, बजट एलोकेशन के बारे में भी आपकी रिपोर्टिंग में बताया गया और उस पर गंभीरता के साथ मॉनिटरिंग भी की जाएगी। जैसा कि पिछले 1.5-2 सालों में सीएम राइज स्कूल हमारे 369 के करीब मध्य प्रदेश में खुल चुके हैं, जिनकी अभी एक झलक आपने अपनी रिपोर्टिंग में दिखाई थी, मेधावी छात्रों की, जिनको लैपटॉप भी मिला है और कंप्यूटर भी मिला है। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार हमेशा से हमारे नौनिहालों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रयासरत है, आगे भी हम काम करेंगे। और भूपेंद्र गुप्ता जी जो कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य ये है कि बिना तथ्यों के, बिना आंकड़ों के केवल मुंह जवानी खर्च करना और सरकार के ऊपर आरोप लगा। इनके आरोप निराधार है। 30,000 स्कूल कहां बंद हुए भूपेंद्र गुप्ता जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा। 30 स्कूलों की लिस्ट ला के दीजिए मुझे जो बंद हो। आप 30,000 की बात करते हैं, 30 स्कूलों की लिस्ट ला के दीजिए। तो सफेद झूठ बोलना और झूठ परोसना चैनलों पर बैठकर, इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है। तथ्यात्मक जानकारी का सदैव अभाव रहता है कांग्रेस के नेता प्रवक्ताओं के पास और अनर्गल बयानबाजी से लाइमलाइट में बने रहने की कोशिश में रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे नौनिहाल भी जानते हैं, छात्र छात्राएं भी जानती हैं कि उनके उज्जवल भविष्य को लेकर पूर्ववर्ती भाजपा सरकार और डॉक्टर मोहन यादव की वर्तमान सरकार कितनी गंभीरता के साथ न केवल प्रयास कर रही है, बल्कि उनको एक कैरियर की दिशा में नया मोड़ देने जा रही है, चाहे वो डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से हो या न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से। स्पर्श चौधरी जी, सरकार के प्रयास कितने काफी दिखते हैं विपक्ष को? क्या वाकई आज हमारे प्रदेश के जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद उस साक्षरता दर को बढ़ा रहे हैं जिसकी उम्मीद कभी की थी सरकार ने? कमी कहां पर देखते हैं? सबसे पहले तो प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं और ईद की मुबारकबाद। जी आपको भी। अभी योगेश जी ने कहा कि आंकड़ों की बात, तो मैंने सोचा कि फिर आंकड़े ही गिना देती हूँ पहले। तो ये जो 30,000 स्कूल बंद हुए, ये भी एक्सेसिबल रिपोर्ट है, पब्लिकली एक्सेसिबल रिपोर्ट, वो आप देखिए। लेकिन मैं आगे की बात करती हूँ। तो फ्री प्रेस जर्नल इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग, ये भी पब्लिकली एक्सेसिबल रिपोर्ट है, कहती है कि 2016 से 2024 के बीच में 12 लाख छात्रों ने सरकारी स्कूल को छोड़ दिया, यानी ड्रॉप आउट कर लिया है। राष्ट्रीय औसत से दोगुना ड्रॉप आउट मध्य प्रदेश में है। असर की रिपोर्ट पिछले साल की, अभी की आई नहीं, जो अभी आई है, वो कहती है कि बिहार के बाद दूसरा सबसे फिसड्डी प्रदेश, दुर्भाग्यपूर्ण हमारा प्रदेश है, मध्य प्रदेश है लर्निंग आउटकम्स में। मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगी, विपक्ष की प्रवक्ता जरूर हूं, लेकिन अगर कुछ प्रोग्रेस हुई है वो भी पॉइंट करूंगी कि फाउंडेशनल जो न्यूमेरिकल लिटरेसी की चीज उसमें हम बहुत बेकार थे, उसमें थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ है, जो अच्छी बात है। लेकिन जब हम ड्रॉप आउट्स की बात कर रहे हैं तो वो बहुत संजीदा मुद्दा है। इसमें भी गर्ल्स का ड्रॉप आउट, जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उनसे कहीं ज्यादा होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर 15 से 16% के एज ग्रुप में 14% बच्चे ऑन एन एवरेज ड्रॉप आउट करते हैं, उसमें 16% लड़कियां हैं और 12% लड़के। लड़कियां क्यों ड्रॉप आउट करती हैं ये भी आप जानते हैं। इसकी भी रिपोर्ट्स बहुत सारी हैं कि कुछ लगभग 11,000 स्कूल एक स्टडी में पाए गए कि जहां पर सरकारी स्कूल में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है ना। ये छोटे छोटे कारण हैं। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगी शिक्षकों की, क्योंकि मुझे लगता है शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और किसी भी शिक्षा व्यवस्था के लिए।
और मुझे लगता है आज इतना दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश में कि हमारे अतिथि शिक्षक हो, हमारे वर्ग 1 के शिक्षक हो, जो केश मुंडवा रहे हैं, उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है, उन्हें जल सत्याग्रह करना पड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में वर्ग 1 के शिक्षक, अभी हाल ही की घटना है, वो आंदोलन कर रहे हैं लगातार कि भाई 2-2 बार परीक्षा निकाल ली, हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं आप, है ना। तो आपके पास आप शिक्षक के साथ जो करे, फिर अतिथि शिक्षक में जो घोटाला हुआ, छतरपुर का राजनगर का बहुत फेमस मामला, आई थिंक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस अगर ना हुआ भारतीय जनता पार्टी का, तो मैं याद दिला दूं कि कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, तब जाकर उसमें एफआईआर हुई और उसमें स्कूल शिक्षा विभाग और अधिकारियों की मिली भगत से कैसे घोटाला हो रहा है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है और कैसे अयोग्य शिक्षकों को भर्तियां दी जा रही हैं। तो मेरा सवाल यहाँ पर घूम फिर के आता है, सीएम राइज स्कूल नो डाउट एक अच्छा पहल है, इसमें भी मैं कहूंगी, लेकिन सीएम राइज स्कूल अभी बहुत धीरे गति से आगे बढ़ रहे हैं। एक और घटना, एनईपी कहती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कहती है व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। अब मुझे 2 दिन पहले एक अच्छी खासी प्रसिद्ध खबर है, आई डोंट नो कि इसको कितना आगे दिखाया जाएगा, कि 6000 व्यावसायिक शिक्षकों को छुट्टी दे दी जाने वाली है 30 अप्रैल तक। तो वोकेशनल एजुकेशन के बिना एनईपी कैसे आगे बढ़ेगी? सीएम राइज स्कूल, मुझे एक समय पर, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में रही हूं, तो मैंने देखा है करीब से कि इनकी पोटेंशियल क्या है, लेकिन सीएम राइज अगर आप खोल रहे हैं और आप 30,000 स्कूल बंद कर रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? तो ये कुछ मुख्य मुद्दे। चलिए, तो एक तरफ न्यूमेरिकल लिटरेसी में इजाफा हुआ है, तो दूसरी तरफ कुछ स्कूल भी बंद हो रहे हैं, शिक्षकों को निकाला जा रहा है, और कुछ शिक्षक जो कि धरने पर, उनकी मांग सरकार नहीं मांग रही। ऐसे तमाम मुद्दे विपक्ष ने उठाए हैं। मैं रुक करूंगा योगेश जी आपका जवाब लेने के लिए, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश व्यास जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। प्रकाश जी, कल से जिस अभियान की शुरुआत हो रही है कि धरातल पर भी उतना कारगर होगा, खासकर तब जब हर साल हम शिक्षा के बजट पर बहुत फोकस करते हैं, करोड़ों में आंकड़े सामने आते हैं स्कूलों के लिए, गैजेट्स के लिए, तमाम चीजों के लिए, लेकिन क्या ये अभियान जमीनी स्तर पर भी कारगर दिखते हैं आपको? जी अमित जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो शिक्षा का जो बजट इस सत्र रखा है वाकई में बहुत तारीफ काबिल है, बहुत बड़ा बजट है। जी सर, आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, बुनियादी और धरातल स्तर पर ये बजट क्या लागू कर पाएगी सरकार, या उसका परिणाम जो सरकार चाहती है अपनी योजनाओं के माध्यम से जनता को दे पाएगी। जैसे हमारी कांग्रेस की स्पष्ट चौधरी जी ने बताया कि जो बुनियादी परेशानियां हैं वो अपनी जगह है। 2016-2024 के बीच में जो भी चीजें बताई उन्होंने, वो वाकई में तथ्यात्मक रूप से सही है, जिसकी जानकारी सभी को है। और स्कूल बंद हुए हैं और ड्रॉप आउट केसेस बहुत बड़े हैं, और ये बात भी सही है कि बहुत से सरकारी स्कूलों में आज भी गर्ल्स के लिए टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है, इसलिए गर्ल्स ड्रॉप आउट करती है। जी सर। एक सबसे बड़ी चीज जो मुझे समझ में आती है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है। यदि शिक्षक है भी तो शिक्षकों को पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है, या वहाँ दूरस्थ अंचलों में जाके स्कूल डेली बेसिस पे ज्वाइन नहीं करते। प्राइवेट स्कूलों की हालत देखें, प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों को सैलरी कम मिलती है और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को सैलरी अच्छी खासी मिलती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में रिजल्ट हमेशा अच्छे आते हैं और उनके बच्चे अच्छा अंक हासिल करके प्रतियोगिता परीक्षाओं में, व्यावसायिक परीक्षाओं में अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं। सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट केसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि परिणाम अच्छे नहीं आएंगे, परिणाम आ गए तो आने वाले समय में रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे, गांव से बाहर शहर में जाके नौकरी करना पड़ेगी, जिसकी हालत आप देखें। भोपाल जैसे शहर में भी अभी बात करता हूँ तो 10वीं 12वीं के बाद गाँव से बच्चे आके भोपाल में नौकरी कर रहे हैं, उनको उच्च शिक्षा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार लाई है, उसके तहत यदि ये सब चीजें की जा रही है तो ये सराहनीय कदम है। जी अमित जी। जी योगेश गुप्ता जी, नई शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे हम कह सकते हैं क्रांतिकारी प्रयास करने की दिशा का दावा तो सरकार करती है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष को आपने सुना कि ड्रॉप आउट रेट हमारा बढ़ गया है और जो उसमें भी लड़कियों की संख्या है वो ज्यादा है, तो क्या इन तमाम विषयों को सरकार भी देखती है, क्या चुनौती के तौर पर लेते हैं? नहीं, निश्चित रूप से अमित जी, देखिए इसीलिए आपकी रिपोर्टिंग के माध्यम से जिला शिक्षण संस्थानों को 106 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है ग्रामीण शालाओं के लिए, कि हमारी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले छात्र छात्राओं को मोटिवेशन किया जाए, और उसके लिए भी 100 करोड़ रुपए की राशि प्रावधान की गई है। तो सीएम स्कूटी योजना, ये शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार की योजनाओं को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके ऊपर काफी बड़ा बजट भी रखा गया है। सीएम राइज स्कूल के लिए 3068 करोड़ का बजट है। 90,000 मेधावी छात्रों को 224 करोड़ रुपए से लैपटॉप बांटे गए। अभी हाल ही में लाल परेड ग्राउंड पर बड़ा आयोजन के माध्यम से सभी की जानकारी में। तो सरकार गंभीरता से न केवल प्रयास कर रही है बल्कि चुनौतियां हैं और हम उन चुनौतियों से साल दर साल निपटते जा रहे हैं। और जैसा कि मध्य प्रदेश में लगभग
92,000 सरकारी स्कूल हैं जिसमें 85 लाख से ज्यादा छात्र आज भी पढ़ रहे हैं। अब ड्रॉप आउट की संख्या कहां से लेकर आ रहे हैं और कौन से सत्यापित आंकड़े हैं, कौन से नहीं है और कौन से तथ्यात्मक आंकड़े सही नहीं है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता अपना आत्ममंथन करें, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के पोर्टल पर इन आंकड़ों की कोई बाजीगरी नहीं की गई है। मध्य प्रदेश सरकार जो आंकड़े जारी कर रही है वो पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ जारी करती है। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में न केवल ग्रामीण क्षेत्र में वरन शहरी क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। आपने आरोप लगाया कि छात्राओं के लिए शौचालय की कमी है। अरे आप ये भूल रही है कि छात्राओं के लिए स्पेशली गर्ल्स स्कूलों की भी प्रावधान किया गया पिछले कई वर्षों में, जहां केवल हमारी छात्राएं एजुकेशन न केवल हासिल कर सके वरन स्वच्छंद रूप से वो अपने खेलों के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सके। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार ने छात्र और छात्राओं दोनों के भविष्य को संभालने की जो बीड़ा उठाया है उसके नव निर्माण के लिए निश्चित रूप से 36,000 करोड़ का जो 3600 करोड़ का जो बजट है, 30,582 करोड़ का जो बजट है, जैसा कि आदरणीय पत्रकार महोदय ने बताया, ये मील का पत्थर साबित होने वाला है। और मैं आपके माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि साल दर साल ये आंकड़े और हमको उत्साहित करने वाले होंगे, प्रोत्साहित करने वाले होंगे। और हम निश्चित रूप से हम जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये स्कूल चले अभियान 4 दिवसीय चल रहा है, इसमें हम 100% जो हमारी स्कूल में भागीदारी होनी चाहिए छात्र छात्राओं की, इसको सुनिश्चित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जहाँ स्कूली शिक्षकों की कमी है, मैडमों की कमी है, उनकी भर्ती की जाएगी। अतिथि शिक्षकों को भ्रष्टाचार को लेकर जो आरोप मेरी बहन ने लगाए वो सत्यापित नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार करने वालों को हर जगह भ्रष्टाचार नजर आता है। 18 माह के कार्यकाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं किया। जब भी विधायक जनहित से जुड़े मामले लेके जाते थे तो उन्हें चलो चलो कर दिया जाता था। 3 बाबू बिठाए थे, उसमें एक बाबू भूपेंद्र गुप्ता जी थे। जवाब ले लेते हैं, जवाब दीजिए स्पर्श जी। सरकार कोशिश कर रही है और कल से जो अभियान शुरू हो रहा है, कमियां भी कहीं पर है, लेकिन क्या मानती है कि कल का अभियान कुछ बदलाव लेकर आ पाएगा शिक्षा व्यवस्था में प्रदेश की? पहली बात तो आंकड़ों की जादूगरी में भारतीय जनता पार्टी बहुत माहिर है। तो कुंभ में मारे गए लोग जो गए उनके आंकड़े भी गायब हैं, और इसके अलावा कोविड के समय भी आंकड़ों की जादूगरी की गई, और जनगणना से डरने वाली भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार। तो मुझे आंकड़ों पर अगर सत्यापित करने के लिए जो कह रहे हैं तो उस पर ना जाए। तो मैं अपनी अगली बात ये करना चाहूंगी कि जो एक होता है डायग्नोसिस करना, एक्सेप्ट करना। अगर आप सरकार होने के नाते एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि आप कहां खड़े हैं, मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा उसकी क्या स्थिति है, अगर आप उसे डिनाई कर रहे हैं कि कांग्रेस तो झूठ बोल रही है, सत्यापित कर रही है, तो आप अपनी जनता के साथ धोखा करें, नंबर 1। नंबर 2, मैंने अभी जो सरकारी स्कूल पे चर्चा हो रही थी, प्राइवेट स्कूलों की चर्चा बहुत थोड़ी सी हो सकी। एक राइट टू एजुकेशन जो कांग्रेस के कार्यकाल में आया था, और ये जन आंदोलन से निकला अधिकार था, फंडामेंटल राइट होता है। तो राइट टू एजुकेशन के तहत 25% बच्चे होने चाहिए जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के प्राइवेट स्कूल्स में। मैं आपको बता दूं, आप ही की सरकारी, योगेश जी अभी आप कह रहे थे ना सरकारी आंकड़े, तो राज्य शिक्षा केंद्र ने एक स्टडी में पाया कि पिछले साल ही की भाई हमारे ढेर सारे जिलों में, इसमें नंबर भी दिया हुआ है कि इतने जिलों में हमारे यहाँ अभी भी जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे नहीं लिए जा रहे हैं आरटीई के तहत, यानी उन बच्चों का राइट टू एजुकेशन का हनन हो रहा है। उसमें कुछ गाइडलाइंस जारी हुई। मेरा सवाल है कि क्या इस पे कोई फॉलोअप किया गया? क्या उन गाइडलाइंस को खुद सरकार ने इंप्लीमेंट किया? हाँ, कुछ कलेक्टर्स ने थोड़े, जैसे हम 1-2 कलेक्टर्स को सुनते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से एक्शंस लिए हैं। तो क्या फीस की मनमानी रोकने के लिए आपने क्या किया? आप ओवरऑल रेगुलेट करने के लिए क्या कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल एजुकेशन में जो लूट मची हुई है माफिया की? तो मेरा सवाल यही है कि हम इतने करोड़ ला रहे हैं, उतने करोड़, तो पिछले जितने करोड़ लाए थे उसका फॉलोअप भी दीजिए, एक व्हाइट पेपर ले आइए, एक थोड़ा जवाब दीजिए, तब जाके हम कहेंगे कि इतने करोड़ का क्या होगा। बाकी हम आपके साथ हैं इस विषय में, अगर आप प्रोग्रेसिव तरीके से सोचना चाहते हैं तो। शिक्षा का मामला है जी। योगेश गुप्ता जी, क्या सरकार श्वेत पत्र जारी करेगी कि पिछले बार जितना बजट आया कितना खर्च हुआ और क्या लाभ मिला है प्रदेश के बच्चों को उससे? अमित जी, यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के नेता, कहने का तात्पर्य जो विधायक हैं, 65 विधायक, वो विधानसभा में जाकर करते क्या है? जो बात उनको विधानसभा के अंदर करना चाहिए वो विधानसभा के बाहर करते हैं, और प्रवक्ता उनके जो काम विधानसभा में होना चाहिए वो चैनल पर बैठ के परोसते हैं। तो मेरा तो ये निवेदन है कि विधायकों को आप थोड़ी सी जानकारी प्रदान करें। कांग्रेस के भी जितने भी प्रवक्ता हैं,
कि आपको विधानसभा में जाकर ये पूछना चाहिए, वो करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, आप ढेर सारे जिलों, अभी मेरी बहन ने संबोधन दिया, ढेर सारे जिलों, मतलब इनके पास नफस नहीं है, इनका वक्तव्य यहाँ पर फ्लॉप होता है, फेलियर है, टोटल फेलियर है, क्योंकि मुंह जवानी खर्चा कर रही है मैडम यहाँ बैठ के, इनके पास अभी स्क्रीनशॉट दिखाना चाहिए, नंबर्स नहीं है, नंबर्स नहीं है इनके पास, नंबर्स नहीं है। और राज्य शिक्षा अभियान समिति ने इस प्रकार के कोई आंकड़े इनको जारी नहीं किए हैं, तो ये भ्रामक जानकारी जो फैलाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस, ये मध्य प्रदेश की जनता देख भी रही है, हमारे छात्र छात्राएं भी देख रहे हैं, भली बात ही समझ रहे हैं। आपने प्राइवेट स्कूलों का मामला उठाया कि प्राइवेट स्कूलों पर लगाम पिछले 5 वर्षों से निरंतर कसी जा रही है। अगर कांग्रेस पार्टी आंखों की धूल हटाकर देखना नहीं चाहती तो बात जुदा है, वरना कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर के माध्यम से न केवल स्कूलों पर नकेल कसी गई है, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन पर भी नकेल कसी गई है। और जो एक दुकान विशेष से सामान खरीदने की जो प्रेशर पेरेंट्स के ऊपर डाला जाता था, वो मानसिकता में भी बदलाव आया है। और उन किताब बेचने वालों पर भी भारी जुर्माना किया गया, उनके शटरों में ताले भी लगे। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहित से वो जुड़े हुए मुद्दे हैं जिन पर हर समय संज्ञान लेती है। अप्रैल हमारा शिक्षण सत्र शुरू होगा 1 तारीख से, कल से, और निश्चित रूप से आप देखिएगा नहीं, सभी जिला अधिकारी, सभी कलेक्टर महोदय जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से इन प्राइवेट स्कूलों पर न केवल नकेल कसेंगे बल्कि फीस बिल्कुल, क्योंकि सरकार योजनाएं बनाती है लेकिन निर्धारण करना पूरी तरह से हम कह सकते हैं प्रशासनिक बॉडी पर होता है। लेकिन प्रकाश व्यास जी, बड़ा सवाल ये भी है कि इतने सालों में क्या ये जो प्रशासनिक अमला है वो धरातल पर काम कर पाया है? अगर हम सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वहां दिए जाने वाली सुविधाओं की बात करें, तो क्या कोई सकारात्मक बदलाव आप देखते हैं? जी नहीं, ग्रामीण या दूरस्थ अंचलों में, विशेषकर मध्य प्रदेश इतना बड़ा राज्य है और यहाँ पे अधिकतर आंचलिक जगह जो है वो आदिवासी या जनजातीय क्षेत्रों की है, जहाँ पे सरकारी स्कूल है, लेकिन सरकारी स्कूलों में ये है कि बच्चे हैं लेकिन शिक्षक नहीं है, और शिक्षक है भी तो 100 बच्चों पर एक शिक्षक है। अब बताओ, इतनी बड़ी संख्या में यदि विद्यार्थी आते हैं और उनको पढ़ाने वाले शिक्षक का अभाव होगा, वो भी नियमित रूप से स्कूल या कॉलेज में नहीं जाते हैं, तो बच्चों का इंटरेस्ट कब तक बना रहेगा? जहां तक बात है स्कूल बुनियादी शिक्षा में, जो अंतर प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में है, वो एक दूसरे को कॉम्पीट ही नहीं कर पाते। अंग्रेजी शिक्षा प्राइवेटों में जो है हमको कॉम्पीट के लिए आगे बढ़ाती है, जबकि ग्रामीण दूरस्थ अंचलों में अब इंग्लिश क्लासेस शुरू हुई है लेकिन पढ़ाने वाले नहीं है, तो वो कॉम्पीट कैसे करेंगे? दूसरी बात, शिक्षा माफिया की बात जो हम कर रहे थे कि जो बुनियादी स्तर पे जो भी सरकारी योजनाएं क्रियान्वित करना चाहती है प्रशासन के आधार पर ही होती है। तो प्रशासनिक रूप से अभी तक मैंने नहीं समझा कि पिछले स्वतंत्रता के बाद इस तरह से कोई बड़े सख्त कदम प्रशासन द्वारा उठाए गए हो ताकि शिक्षा माफिया पे नकेल कसी जा सके। आप देखें, आजादी में सरकारी स्कूल कितने बड़े माने जाते थे, कितने बड़े नाम होते थे। मेरे ख्याल से हम सब जो है कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में अपने आरंभ किया हो, शिक्षा आरंभ की होगी हमने, लेकिन उस शिक्षा के लिए हमको बाहर जाना पड़ा। अब कितने पालक जो हैं बच्चों को अपने खासकर शहरों में सरकारी स्कूलों में भेजना चाहते हैं, क्योंकि सरकारी शिक्षा में बुनियादी चीजों का अभाव तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे इससे, उसके अलावा अच्छे शिक्षकों का अभाव है। तीसरी एक और बात है कि जो शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में हो रही है उनमें क्या है कि शिक्षा माफिया पूरी तरह से कंट्रोल किए हुए हैं। वो चाहते नहीं है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे जाएं और उनका रुझान झुकाव प्राइवेट स्कूलों की तरफ हो ताकि उनसे बड़ा पैसा वसूल कर सके। हमारे जबलपुर के कलेक्टर जिनका नाम बीच में आया था, दीपक सक्सेना जी, उन्होंने बहुत अच्छे कदम उठाए थे, उसको बड़ी प्रशंसा मुख्यमंत्री जी ने भी की थी और बाकी और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी की थी कि उस तरह कदम उठाना चाहिए कि मनमानी स्कूलों की जो फीस है सरकार प्राइवेट स्कूलों की वो बंद हो, और दूसरी जो चीजें होती है सब प्राइवेट स्कूलों में वो शहरों के अंदर बंद हो। लेकिन हमारी आवश्यकता है कि हम शहरों की तरफ ध्यान न देके ग्रामीण दूरस्थ अंचलों में, जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ाएं और वहां के बच्चे देश के दूसरे और बच्चों से कॉम्पीट कर सके। ऐसी तैयारी सरकार को करना चाहिए। नई शिक्षा नीति जो है उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए, इसका प्रशासनिक रूप से एक सख्त कदम उठाने की जरूरत है बीजेपी को। बिल्कुल प्रकाश व्यास जी, और जो और कदम सरकार उठा रही है बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए, लैपटॉप का वितरण हो गया, स्कूटी का वितरण हो गया, क्या आप मानते हैं कि ये प्रयास बहुत अच्छे हैं या कुछ और पहल भी सरकार के माध्यम से होनी चाहिए ताकि जो ड्रॉप आउट रेट है और जो बच्चों का रुझान है वो शिक्षा में बना रहे, ड्रॉप आउट रेट कम हो? निसंदेह प्रयास अच्छे हैं। स्कूटी की आवश्यकता बच्चों को होती है, लैपटॉप की आवश्यकता बच्चों को होती है, लेकिन उससे पहले आवश्यकता होती है बच्चों को स्कूलों की फीस और उनके गणवेश के लिए पालकों के पास पैसा होना। इतना पैसा गरीब जनता के पास नहीं है कि वो अच्छे से अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सके। यदि लैपटॉप मिल भी जाए, स्कूटी मिल भी जाए,
और खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिल रही है, गणवेश के लिए वस्त्र नहीं मिल रहे हैं, तो बताइए इस तरह के लैपटॉप और स्कूटी किस काम की। जी योगेश गुप्ता जी जवाब दीजिए कि हम डिस्ट्रीब्यूशन तो अच्छा कर रहे हैं कुछ फ्रीबीज का, लेकिन बुनियादी सुविधाओं पर भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है जैसा कि प्रकाश व्यास जी कह रहे हैं। अमित जी, आपत्ति इस बात पर है कि जो जी बच्चों को और अभिभावकों को सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है वो फ्रीबीज की श्रेणी में नहीं है। जी एक बात। दूसरी बात, वरिष्ठ पत्रकार महोदय शायद ये भूल रहे हैं कि मध्याह्न भोजन आज से चालू नहीं है स्कूलों में। विगत 8-10 वर्षों से मध्याह्न भोजन एक बच्चों को प्रोत्साहित करने का एक बड़ा न केवल माध्यम है, बल्कि बच्चे हमारे भूखे ना रहे स्कूल के लिए, और पोषण आहार उनको कैसे मिले, इस चीज की उपलब्धता मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार ने हमेशा ध्यान रखा है और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी ने दिशा निर्देश भी जारी किए गए। तो हम तो सभी तरफ से हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और निश्चित रूप से उसके लिए न केवल प्रयासरत है बल्कि गंभीरता पूर्वक कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता ने एक आरोप और लगाया था कि कुंभ में मरने वाले लोगों की आंकड़े नहीं दिए। अरे मैडम, 60 करोड़ का जो आंकड़ा है ना महाकुंभ में स्नान करने वाला, उस पर गौर फरमाइए, उस पर ध्यान दीजिए। आप लोग सनातन से जुड़ी हुई हर आयोजन पर जो सवाल उठाते हैं ना, वो बहुत बड़ा कारण है कि कांग्रेस उद्देश्य से भटकने में भारतीय जनता पार्टी का कोई जवाब नहीं, रिजल्ट मध्य प्रदेश में मिला है। आप लोग सनातन का निरादर करते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर आज हमने ये चर्चा आयोजित की, और कल से जिस स्कूल शिक्षा अभियान की शुरुआत हो रही है, उम्मीद यही की जा सकती है कि बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं जिनके लिए अभियान चलाया जा रहा है वो इसमें प्रतिभाग करें और मील का पत्थर साक्षरता के लिए मध्य प्रदेश में साबित हो। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।